देखो कह रहा है 8 people P Q R S T U V and W were born in different years 1975 85 पहले इनको लिख लो, पढ़ने की जरूरत नहीं है, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, एजेस आर कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू 2023। अच्छा पहले हम लिख लेते हैं 75 एक गया, 85 फिर उसके बाद 89 फिर उसके बाद 95, ठीक है 98 फिर 2002 11 और 15 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एजेस कैलकुलेट कर लो, 2023 है, 13 में से 5 गया 8, 11 में से 7 गया 4, है ना, ठीक है। ये होगा 85 तो 38 कर लो, 10 कम कर लो, ये 89 है तो 34 कर लो, और ये कितना होगा, 13 में से 5 गया 8, 11 में से 9 गया 2, 28, 13 में से 8 गया 5, ये 25, 2 3 में से 2 गया 1 2, 21, ये 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 12, और 13 में से 5 गया 8 8, ठीक है। ये एजेस है उनके, ठीक है। चलो देखते हैं क्या गिवन है। S was born after 1998 but not in 2015। अच्छा यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सब रेड होगा तो आपके लिए कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। 1998 के बाद लेकिन 2015 में नहीं, 1998 के बाद ये 3 है, 2015 नहीं है, तो 2 पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं, बना लेते हैं, एक S यहाँ पे S यहाँ पे, ठीक है। चलो सम ऑफ द एजेस ऑफ P एंड S 46। अच्छा P एंड S 46 है तो 46 में से पहले इसको करो, 21 माइनस करो 5, 4 में से 2 गया 3, 35 है ना, 35 तो कहीं पे 4 में से 2 गया 2 ना, है ना 2 है, तो 25 यहाँ पे है, एक P मिल गया हमको। इसके बाद यहाँ पे 12 है तो 12 माइनस करो, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 1 गया 3, 34 इज यहाँ पे, P यहाँ पे होगा, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। Q was born in an odd number year। अच्छा ये पॉइंट है नोट डाउन करने के लिए, Q odd number year है, ठीक है। एज नहीं है, ध्यान देना, ये एज है, ये ईयर है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। कभी भी आपको ईयर गिवन हो तो ईयर नोट डाउन करना, अगर एज गिवन हो तो एज लिखना कि ये एज होगा उनका जो भी क्यू का होगा, ठीक है। क्यू इज ओल्डर देन वी, ठीक है, क्यू ओल्डर देन वी, ठीक है। सम ऑफ द एजेस ऑफ आर एंड यू इज 50 ईयर्स, ठीक है, ये 50 है ना, हाँ 50 ईयर्स, ठीक है। आर प्लस यू कितना है 50, R is older than you, ठीक है। W is neither an eldest nor the youngest, तो W यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। The difference between the ages of P and B is less than 4 years। अच्छा P और B के बीच जो डिफरेंस है वो लेस देन 4 होना चाहिए, तो डेफिनेटली उसके आसपास होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा होगा तो डिफरेंस 4 नहीं होगा, फिर डिफरेंस भी ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं P B को यहाँ पे करती हूँ, देखो इन दोनों के बीच डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा ना, तो उसके आसपास ही रखो, यहाँ तो पहले से ही है तो भी यहाँ पे होगा, तब जाके 28 25 में 3 का डिफरेंस आ रहा है, जो कि यहाँ पे लेस देन 4 ये करेक्ट बैठ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर भी यहाँ पे करते हो तो देखो 34 में से 8 गया, 14 में से 8 गया 6 हो रहा है, विच इज नॉट लेस देन 4, ठीक है, तो यहाँ पे तो नहीं होगा। अगर यहाँ पे करते हो तो 4 डिफरेंस आ रहा है, लेकिन ये लेस देन 4 कह रहा है, नॉट इक्वल टू कह रहा है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। एक ही हमारा सही था, यहाँ पे ये सही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या गिवन है, यहाँ तक हमने कर लिया है, आगे देखो और क्या कर सकते हैं। क्यू ऑड नंबर ईयर होगा लेकिन ओल्डर देन भी होना चाहिए, तो क्यू कहाँ पे होगा, क्यू यहाँ पे हो सकता है ना, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, तीनों ऑड नंबर ईयर है, ठीक है। अभी के लिए नहीं करते हैं, इसको करते हैं। आर प्लस यू का 50 है, किसमें दोनों का 50 होगा, देखो 4 है तो 6 होना चाहिए, 6 तो कहीं पे भी नहीं है, 8 है तो 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 है, लेकिन देखो यहाँ 12 48 जो कि 60 होगा, नॉट 50, ये दोनों सिर्फ 50 हो रहा है, 12 और 38, ठीक है। और आर ओल्डर देन यू पहले से गिवन है, तो डेफिनेटली आर यहाँ पे, यू यंग, ठीक है, पता लग गया। अब W यहाँ पे नहीं होगा और यहाँ पे नहीं होगा, तो बचा एक ही प्लेस, यहाँ पे होगा, ठीक है, ये हो गया। और क्या कर सकते हैं हम, ये बना लिया है, और पियर भी ये भी बना लिया है, और ये बना लिया है। Q ग्रेटर Q बड़ा है B से लेकिन ऑड है, तो Q एक ही प्लेस बचा, ये यहाँ पे होगा। इसके बाद और क्या है, PQRS T बचा, T यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया सॉल्व हमारा।
बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। देखो ऐसे ही आप अगर आप पहले से ट्राई करते हो तो वो ज्यादा टाइम टेकिंग होगा अगर आप पॉइंट्स नोट डाउन करते हो। जैसे मैंने कहा है हमेशा आपको पॉइंट्स को हमेशा नोट डाउन करो। अगर आप नोट डाउन नहीं करोगे तो आपके लिए ज्यादा टाइम लग सकता है। जैसे कि अगर आप ये नहीं लिखते हो, कोई कभी कभी पजल सॉल्व करना नहीं जानते हैं, उनको अप्रोच नहीं पता होता है, तो वो क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, पहले PQRS TUVW ऐसे करके करेंगे, फिर उनके ईयर्स जो है यहाँ पे ईयर्स लिखेंगे, फिर उनके एज लिखेंगे। जिनको नहीं पता है इस अप्रोच से बिल्कुल मत करना, ठीक है। अप्रोच हमेशा ऐसी आपके होनी चाहिए, जो ईयर्स हैं उनके लिख लो, उस बेसिस पे जो आपको गिवन है, जो भी ईयर कैलकुलेट करने के लिए गिवन होगा उस बेसिस पे आप एज कैलकुलेट कर लो, उसके बाद ही इनको बिठाओ, ना कि इस तरह से करो। ये बिल्कुल रॉन्ग अप्रोच है, ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन। चलो देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस क्या क्या गिवन है। हु अमंग देम इज द एल्डेस्ट वन। एल्डेस्ट कौन है, यहाँ पे क्यू है, तो क्यू इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट। हाउ मेनी पीपल बॉर्न बिटवीन आर एंड टी। आर और टी, देखो आर ये रहा यहाँ पे और टी ये रहा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 5 लोग हैं, ठीक है। आर और टी के बीच 5 लोग हैं, 5 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। Who was born immediate after W। W के बाद immediate after W ये रहा, उसके बाद V है, ठीक। V होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। Who among them was born in 1995। अच्छा 1995 में देखो कौन है, 1995 ये रहा और यहाँ पे भी V है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी V ही होगा, ठीक है। What is the sum of the age of T and Q। अच्छा T और Q देखो, T ये रहा और Q ये रहा, 8 और 48 और +8 कितना होगा, 56 होगा, 8 8 16, ठीक है, 56 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सो ये हो गए 5 के 5 क्वेश्चंस और एक ईयर बेस्ड पजल। ये था ईयर बेस्ड पजल, जैसे मैंने कहा है आपको हमेशा इस अप्रोच से करना, ना कि पहले आप PQRST वो ड्रॉ करो फिर उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो वो गलत अप्रोच होगा। वैसे मत करना, ये अप्रोच से हमेशा सॉल्व करना, ठीक है। तो जल्दी सॉल्व हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि प्री लेवल का पजल था। जो आप क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड एनालिसिस देख सकते हो, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये पहले पिछले ईयर पूछा गया था। सो दैट आपको मैं इसीलिए दे रही हूँ कि आप पिछले जो भी ईयर में पूछे गए हैं उनको अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो सो दैट वो आपके लिए इजी हो कि इस तरह के पूछे गए हैं, इतना टाइम लगा, तो ये क्वेश्चंस ये पजल्स अगर प्रैक्टिस में इसलिए करा रही हूँ, ये नहीं कि आप सिर्फ उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया फिर पता लग गया कि ये तो मुझसे बन जाता है। ये भी एनालाइज करना है आपको, जो मैंने आपको हमेशा कहा है, एनालाइज हमेशा ये करो कि कौन से क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लग रहा है, किस क्वेश्चन में, किस टाइप के क्वेश्चन में। जैसे ये ईयर बेस्ड पजल था, इस क्वेश्चन में आपने जो भी किया, जैसे मैंने आपको हमेशा कहा है, ट्राई करो, फिर उसके बाद आपको आप जिस अप्रोच से कर रहे हो उसमें कितना टाइम लग रहा है, और मैंने जिस अप्रोच से किया उसमें ट्राई करो, उसमें कितना टाइम लग रहा है, जिसमें कम टाइम हो रहा है उस अप्रोच को फॉलो करो, ठीक है। और ये नोट डाउन करो हमेशा कि इस ईयर बेस्ड पजल में मुझे इतना टाइम लगा, या फिर ये जो भी हमने पहले पजल कराया है, लाइन बेस्ड पजल हो गया, रो पजल हो गया या सर्कल हो गया, उसमें कितना टाइम लग रहा है। तो ये चीजें आपको एनालाइज इसलिए करना है क्योंकि एग्जाम में जाके उसके बाद आप ये कर सको। जैसे आपने पहले इसमें सर्कल में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो पहले उसको मत करो, पहले ये ईयर बेस्ड पजल कर लो, क्योंकि वो कम टाइम में सॉल्व हो गए हैं आपसे, राइट। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि एनालाइज करो, साथ में ये लिखो कि किस क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लगा, कौन सा क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है। एक बार आपने ट्राई किया फर्स्ट टाइम वो गलत हो गया, फिर सेकेंड टाइम किया तो वो सही हो रहा है, तो उसको दोबारा प्रैक्टिस करो कि वो फर्स्ट टाइम में ही आपसे सही बने, राइट। सो इसीलिए ये चीज हमेशा एनालाइज करो। ये नहीं कि कौन सा क्वेश्चन आपसे राइट हुआ वो ना देखो, बल्कि जो सिर्फ रॉन्ग हुआ है उसको एनालाइज करो। नो, आपको जो सही हुआ है उसको भी एनालाइज करो कि आपने जिस तरह से किया वो सही था, या किसी और अप्रोच को अगर आप फॉलो करते हो तो उस अप्रोच से और कम टाइम में हो सकता है, सो दैट वो आपके लिए एग्जाम में जाके वो आपके लिए हेल्पफुल हो, है ना।